हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे अपने चैनल सरकारी स्टडी में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपको घटना चक्र हिंदी करवा रहे हैं, जिसमें हम 100 क्वेश्चंस तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम 101 से और 150 तक के आपके जो क्वेश्चंस हैं उनको कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। कौन ऊष्म व्यंजन नहीं है? एक मिनट में हाइलाइटर ले लेता हूँ। आज पीला लेते हैं दोस्तों। कौन ऊष्म व्यंजन नहीं है? तो ऊष्म व्यंजन आप जानते हैं कि शाह को ऊष्म व्यंजन कहा जाता है, तो गा यहाँ पर ऊष्म व्यंजन नहीं है। शाह के अंतर्गत आते हैं। ये सारे ऊष्म व्यंजन हैं, जैसा कि हम 2 दिन से पढ़ रहे हैं। निम्नलिखित में से ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? तो शाह ये ऊष्म व्यंजन होते हैं। इनमें से ऊष्म व्यंजन नहीं है, तो शाह को छोड़ के ये ला आया है दोस्तों, तो ये ऊष्म व्यंजन नहीं है। ऊष्म वर्ण है, तो ऊष्म वर्ण कहा जाता है शाह को। ऊष्म व्यंजन कौन सा है? अब इस बार पूछा है कि कौन सा है, तो हाँ, यहाँ पर ऊष्म व्यंजन है। उच्चारण की दृष्टि से सा व्यंजन किस प्रकार के हैं? तो ये सब ऊष्म व्यंजन हैं। हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? तो शाह को ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। त्रावर्ण किन वर्णों के सहयोग से बना है? तो त्रावर्ण दो, जो कि एक संयुक्त वर्ण होता है दोस्तों, इसको ता हलंत प्लस रा, इनके मेल से त्रा बनता है। इसके बारे में एक बार देख लेते हैं। हिंदी में छा, त्रा, श्रा और ज्ञा, ये 4 संयुक्त वर्ण कहे जाते हैं। अब ये किस किस के मेल से बनते हैं ये देख लेते हैं दोस्तों। तो अगर छा की बात की जाए तो ये का प्लस सा षटकोण से मिलकर बनता है। और जब भी ध्यान रखें दोस्तों, जब भी हम का यहाँ पर लिखेंगे तो इसके नीचे हलंत जरूर लगाएंगे। तो का हलंत के साथ प्लस सा षटकोण, इससे मिलकर क्या बनता है? छा, क्षत्रिय। ऐसे ही त्रा की बात की जाए तो ता हलंत प्लस रा को अगर हम लिखते हैं तो त्रा बनता है। इससे जा प्लस ज्या से मिलकर ज्ञा बनता है। और सीटी वाला सा हलंत प्लस रा, इससे मिलकर श्रा बनता है। छा वर्ण किसके योग से बना है? तो अभी हमने ऊपर पढ़ा, का हलंत प्लस सा षटकोण से मिलकर बना है। निम्न में से संयुक्त व्यंजन है? तो श्रा एक संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन ज्ञा बनता है जा हलंत प्लस ज्या से। निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? अब संयुक्त व्यंजन नहीं है तो हम पता है दोस्तों कि छा संयुक्त व्यंजन है, त्रा भी है, श्रा भी है, लेकिन ये सा षटकोण हमारा संयुक्त व्यंजन नहीं है। श्रा एक संयुक्त व्यंजन है। इसमें किन दोनों वर्णों को सम्मिलित किया गया है? इसमें दोस्तों शा और रा को वर्णों को सम्मिलित किया जाता है। दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो वह क्या कहलाते हैं? ये संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं दोस्तों। निम्न में संयुक्त व्यंजन कौन से नहीं है? तो या यहाँ पर संयुक्त व्यंजन नहीं है। निम्नलिखित में से नासिक्य व्यंजन नहीं है। नासिक्य व्यंजन वो होते हैं दोस्तों जिनमें से अंक की बिंदी की आवाज आती है। जैसे इनका उच्चारण करते हैं ज्या, मा, ना, लेकिन था ये अलग है। इसके अगर डिस्क्रिप्शन की बात करें तो था दंत व्यंजन है, जबकि ज्या, मा और ना नासिक्य व्यंजन है। हिंदी वर्णमाला में कुल 5 नासिक्य व्यंजन है, जो कि डा, ज्या, अड़ा, ना तथा मा है।
कंठ की बात करें तो कंठ तो आपको पता ही है दोस्तों, कंठ व्यंजन के अंतर्गत जो ये आते हैं वो हैं आपके डा और ज्या को तालव्य भी कहा जाता है, अणा को मूर्धन्य और मां को ओष्ठ्य भी कहा जाता है। जब दो सामान्य व्यंजन आपस में मिलते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें द्वित्व व्यंजन कहा जाता है दोस्तों। इसका डिस्क्रिप्शन एक बार देख लेते हैं। जब दो समान व्यंजन आपस में मिलते हैं तो उन्हें द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जैसे दिक्कत, जहां भी एक जैसे दो शब्द साथ में आएंगे उन्हें द्वित्व व्यंजन कह देते हैं, जैसे दिक्कत, अक्षुण्ण इत्यादि। इन्हें युग्मक ध्वनि भी कहते हैं और इन्हीं को युग्मक ध्वनि भी कहते हैं। जब एक ध्वनि दो व्यंजनों से संयुक्त होती है तो उसे संपृक्त ध्वनि कहते हैं। जब एक ध्वनि दो व्यंजनों से संयुक्त होती है उसे संपृक्त ध्वनि भी कहते हैं दोस्तों। जैसे चंबल, जब एक, फिर से एक बार देखें, जब एक ध्वनि दो व्यंजनों से संयुक्त होती है, दो व्यंजनों से साथ में संयुक्त होती है, जिस तरीके से ये की गई है तो उन्हें संपृक्त ध्वनि कहते हैं। व्यंजन गुच्छ वाला शब्द है तो क्यारी व्यंजन गुच्छ वाला शब्द है। इसका आप एक बार डिस्क्रिप्शन देख लें। संयुक्त व्यंजन दो भिन्न व्यंजनों के संयोग से बनते हैं, जैसे क्यारी, कच्छा, प्याला, कत्था इत्यादि। इन्हें व्यंजन गुच्छ भी कह देते हैं। निम्न में अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? तो अल्प प्राण की अगर बात की जाए दोस्तों तो जो पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण जो भी आते हैं आपके कचट, तब जो एक हमारे स्पर्श व्यंजन होते हैं पांच पांच के, इनमें जो पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण होते हैं वह अल्प प्राण कहलाते हैं। तो उसको देखें अगर तो का, खा, गा, तीसरा आएगा तो गा, ये एक अल्प प्राण व्यंजन है। डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। दिए गए व्यंजनों में अल्प प्राण व्यंजन गा है। ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में श्वास अल्प मात्रा में निकलती है उन्हें अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा तथा पांचवा वर्ण अल्प प्राण व्यंजन होता है, जबकि दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण होता है। का वर्ग का प्रथम अक्षर का है, तीसरा अक्षर गा है। इसी प्रकार अन्य व्यंजन भी अल्प प्राण में आते हैं। निम्न में से कौन एक अल्प प्राण ध्वनि है? तो फिर से वही चीज है दोस्तों कि पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण जो होते हैं वो अल्प प्राण कहलाते हैं। तो यहाँ पर ये का पहला वर्ण है तो यही अल्प प्राण है। जिन वर्णों के उच्चारण में कम वायु, जिन वर्णों के उच्चारण में कम वायु तथा कम समय लगता है उन्हें क्या कहते हैं? अल्प प्राण कहते हैं। इनमें से कौन व्यंजन अल्प प्राण है? कौन व्यंजन इसमें अल्प प्राण है? तो चा यहाँ पर अल्प प्राण है क्योंकि चा पहला वर्ण है तो ये अल्प प्राण है। जो व्यंजन अल्प प्राण नहीं है उसे अलग कीजिए। तो अल्प प्राण खा नहीं होगा दोस्तों क्योंकि ये दूसरा वर्ण है, दूसरा वर्ण महाप्राण होता है। एक बार मैं आपको दोनों की परिभाषा समझा देता हूं दोस्तों। अल्प प्राण जब भी हम पूछे जाएगा तो जब भी आपके जो स्पर्श व्यंजन है उनका पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्प प्राण कहलाते हैं, जबकि दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण कहलाते हैं। दूसरी परिभाषा अगर हम देखें तो जिन वर्णों के मुख से कम हवा या श्वास निकलती है वो अल्प प्राण कहलाते हैं, जबकि जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से ज्यादा हवा निकलती है या हकार की ध्वनि निकलती है उन्हें महाप्राण कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष महाप्राण है? ऐसा वर्ण जो कि घोष भी है और महाप्राण भी है तो ये हा है। इसको याद रखें दोस्तों, ये बहुत बार पूछा जाता है।
हा वर्ण घोष तथा महाप्राण दोनों है, यह ऊष्म व्यंजन भी है। हा वर्ण क्या है? घोष महाप्राण है तथा यह ऊष्म व्यंजन भी है। अब शा चा शा की अगर हम बात करें तो ये अघोष है, ऊष्म व्यंजन है, महाप्राण है, निरनुनासिक है। लेकिन हा की अगर बात करें तो ये घोष है, महाप्राण है और ऊष्म व्यंजन है। निम्नलिखित में अघोष महाप्राण ध्वनि है तो अघोष महाप्राण ध्वनि दोस्तों खा को कहा जाता है। खा ऐसी ध्वनि है जो अघोष भी है और महाप्राण भी है। अन्य वर्णों की बात की जाए तो अन्य वर्ण इस प्रकार हैं। जैसे अगर का की अगर हम बात करें तो का जो ये वर्ण है ये कंठ वर्ण है, पीछे हम पढ़ चुके हैं। पहले नंबर पे पहला आपका जो वर्ण है तो ये अल्प प्राण भी है। अघोष की अगर बात की जाए तो जो पहले आपके जो वर्ण होते हैं, पहला और दूसरा, ये अघोष वर्ण कहलाते हैं। तो ये पहला है इसलिए ये अघोष वर्ण भी है। इसी तरह डा की अगर हम बात करें तो डा मूर्धन्य व मूर्धा वर्ण है, मूर्धन्य। अल्प प्राण भी है क्योंकि टा ठा डा तीसरा है तो अल्प प्राण भी है। अब घोष की वर्ण भी है क्योंकि पहला और दूसरा वर्ण क्या हो जाते हैं आपके? अघोष। तीसरा चौथा पांचवा घोष। तो ये इस तरीके से ये घोष भी है। अब घा की अगर बात करें तो घा दंत्य वर्ण है, महाप्राण है, घोष वर्ण है। यार अलावा हमारे अंतःस्थ व्यंजन है जिन्हें अर्धस्वर भी कहा जाता है। तो इस टेबल को एक बार आप फिर से पढ़ लीजिएगा दोस्तों। मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि आप फिर से दोबारा इस वीडियो को 5-6 बार देख डालिए तो ये आपको रट जाएंगे। निम्नलिखित में कौन सा कथन अशुद्ध है? तो दो महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ हो सकता है। यह कथन अशुद्ध है क्योंकि दो महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ हो सकता है, यह कथन अशुद्ध है। वस्तुतः दो महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ संभव नहीं हो सकता है। हिंदी में ज्ञा उच्चारण परंपरा से अलग हो गया है। ज्ञा संयुक्त व्यंजन है जो जा और ज्या के योग से बना है और इसका उच्चारण जा तथा ज्या से अलग है। छा संयुक्त व्यंजन है और यह का प्लस सा षटकोण के योग से बनता है। विसर्ग कंठ्य वर्ण है क्योंकि उसका उच्चारण स्थान कंठ्य है। कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है? अब जो महाप्राण नहीं है वो बताना है। तो आपका जो अल्प प्राण कौन सा है इनमें? तो जा यहां पर तीसरे नंबर पे आता है तो ये अल्प प्राण है। अब निम्न में महाप्राण व्यंजन कौन सा है? तो यहां पर भा महाप्राण में आता है क्योंकि पा फा भा। निम्न में महाप्राण व्यंजन कौन सा है? तो महाप्राण व्यंजनों के अंतर्गत जो भी आते हैं वो सब यहां लिख दिए गए हैं दोस्तों। खा घा छा झा था, दा था धा फा भा शा सा षटकोण सा हा महाप्राण व्यंजनों के अंतर्गत आते हैं। ये सभी महाप्राण वर्णों का समूह है। तो खा छा और ठा ये महाप्राणों के अंतर्गत आते हैं जो कि हम ऊपर अभी पढ़े हैं। निम्नलिखित व्यंजनों में कौन महाप्राण है? तो महाप्राण था है, हमने ऊपर पढ़ा। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है? तो दूसरा और चौथा वर्ण हमेशा महाप्राण कहलाता है। महाप्राण ध्वनियां व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित हैं? तो दूसरी और चौथी महाप्राण ध्वनि होती है। हिंदी में के स्पर्श व्यंजन के पांचों वर्गों के दूसरे और चौथे वर्ण होते हैं। दूसरे और चौथे वर्ण को
प्राण व्यंजन कहा जाता है। अब एक बार इनकी सब की परिभाषा फिर से देख लेते हैं। अल्प प्राण व्यंजन, जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से कम वायु निकलती है। प्रत्येक स्पर्श व्यंजन वर्ग का पहला, तीसरा व पांचवा वर्ण तथा सभी अंतःस्थ व्यंजन अल्प प्राण हैं। इसको याद रखें दोस्तों कि पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण तथा सभी अंतःस्थ व्यंजन जो कि यार अलावा होते हैं वो सभी क्या हैं? अल्प प्राण हैं। महाप्राण देखें, जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से हकार जैसी ध्वनि अर्थात अधिक वायु निकलती है उन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं। प्रत्येक स्पर्श व्यंजन का दूसरा, चौथा वर्ण तथा सभी ऊष्म वर्ण महाप्राण व्यंजन कहलाते हैं। इसमें कौन से हैं दोस्तों? सभी का दूसरा और चौथा वर्ण तथा सभी ऊष्म वर्ण जो भी शाशा शाह होते हैं वो सब महाप्राण हैं। घोष वर्ण की घोष या सघोष दोस्तों एक ही बात होती है। घोष व्यंजन किसने कहा जाता है? स्वर तंत्रियों के बीच वायु के घर्षण के साथ उच्चारित ध्वनि। प्रत्येक स्पर्श व्यंजन वर्ग का तीसरा, चौथा व पांचवा वर्ण तथा या, रा, ला, वा तथा हा वर्ण घोष कहलाते हैं। यानी कि प्रत्येक स्पर्श व्यंजन का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण, उसके अलावा अंतःस्थ वर्ण यार अलावा और ऊष्म में से हा, ये सारे क्या कहलाते हैं? घोष या सघोष वर्ण कहलाते हैं। सभी स्वर भी घोष वर्ण होते हैं दोस्तों, ये याद रखें कि सभी स्वर घोष वर्ण होते हैं। अघोष व्यंजन देखें, जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों के बीच घर्षण नहीं होता वह अघोष वर्ण कहलाते हैं। प्रत्येक स्पर्श व्यंजन वर्ग का पहला, तीसरा वर्ण तथा शा, शा, सा वर्ण अघोष होते हैं। अब प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण जैसा कि हमने पहले भी बताया था, उसके अलावा सीटी वाला सा, षटकोण और सा, ये तीन वर्ण ये क्या कहलाते हैं? अघोष कहलाते हैं। अब घोष में जहां नाद का उपयोग होता है वहीं अघोष में केवल श्वास का उपयोग होता है। ये नोट याद रखें दोस्तों कि घोष में जहां नाद का प्रयोग होता है वहीं अघोष में श्वास का प्रयोग होता है। अगला देखें, का व्यंजन है। का व्यंजन अघोष है क्योंकि ये पहला वर्ण होता है दोस्तों जो कि अघोष है। निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष है? तो पहला वर्ण अघोष होता है, पहला और दूसरा। निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष है? तो का यहाँ पे अघोष है। 137 प्राण दोस्तों, अघोष वर्ण कौन सा है? तो यहाँ पे सा क्या है? यहाँ पर अघोष है क्योंकि ये दूसरा वर्ण है, तीसरा है तो पर घोष वर्ण है ना ये तो। इसको काट दें दोस्तों, इसको हम कंफर्म करके बताएंगे, ये आंसर मुझे गलत लग रहा है। निम्न में अघोष वर्ण कौन सा है? तो पा वर्ण अघोष है क्योंकि ये पहला वर्ण है, पहला और दूसरा अघोष वर्ण होते हैं। निम्नलिखित ध्वनियों में कौन सुमेलित है? तो शा यहाँ पर ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आता है, ये बिल्कुल सही है। किन वर्णों के उच्चारण में हवा स्वर यंत्रियों से बिना टकराए बाहर निकलती है? तो ऐसा अघोष वर्णों में होता है। जिन व्यंजनों के उच्चारण से स्वर तंत्रियों में गूंज पैदा न हो उन्हें कहते हैं अघोष। सघोष वर्ण कौन सा है? तो सघोष वर्ण होते हैं तीसरा, चौथा और पांचवा। तो पा फा छोड़ के बा भा मा ये क्या है? आपके सघोष वर्ण है। निम्न में से घोष वर्ण कौन सा है? अब घोष वर्ण
हमारा जा है यहाँ पर, क्योंकि चा छा और जा, तो जा क्या है यहाँ पे, तीसरा है, तो ये घोष वर्ण है। घोष या सघोष एक ही बात होती है। हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियां हैं, तो ये 52 लिपियां हैं दोस्तों। एक 145 पे यहाँ दोस्तों, वा वर्ण दंतोष्ठ है। वा वर्ण क्या होता है, दंतोष्ठ, जिनका उच्चारण निचले होठों के साथ दांतों से मिलने से होता है, दंतोष्ठ वर्ण कहलाते हैं। उदाहरण है इसका वा। जिन ध्वनियों की गणना न स्वर में की जाती है और न ही व्यंजनों में, उन्हें अयोगवाह कहा जाता है। अयोगवाह कहा जाता है, विसर्ग को अयोगवाह कहा जाता है। हिंदी वर्णमाला में अंग, अंग ये क्या है, ये अयोगवाह कहलाते हैं। जीवा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो जीवा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं, जिनको यहाँ बांटा गया है, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अग्र स्वर के अंतर्गत आते हैं छोटी ई, बड़ी ई, छोटी ए, बड़ी ई। मध्य स्वर के अंतर्गत छोटा, पश्च स्वर के अंतर्गत जितने भी बचे कुछ स्वर हैं वो सब पश्च स्वर के अंतर्गत आते हैं, जैसे छोटा ऊ, बड़ा आ, छोटा ओ, बड़ी ओ और औ, ये सब क्या है आपके, ये पश्च स्वर हैं। अब जीवा की ऊंचाई के आधार पर अगर बात की, स्वर के भेद किए जाएं, तो ये 4 प्रकार के हैं, संवृत, अर्ध संवृत, विवृत, अर्ध विवृत। ओठों की आकृति के आधार पर अगर बात की जाए तो स्वरों के 2 भेद होते हैं, वृत्ताकार गोलित स्वर, आवृत्ताकार अगोलित स्वर। वृत्ताकार के अंतर्गत छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटी ओ, बड़ी ओ और औ, जबकि आवृत्ताकार के छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटी ए, बड़ी। अयोगवाह कहा जाता है, अनुस्वार एवं विसर्ग को अयोगवाह कहा जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि अंग और ये विसर्ग को अयोगवाह कहा जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। कल फिर से हम 151 से लेके और 200 तक एक बार देख लेते हैं, इसमें कितने 208 क्वेश्चन हैं दोस्तों। तो कल आपका वर्ण जो ये आपका चैप्टर है ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप इसका रिवीजन बार बार करें ताकि ये आपको चैप्टर रट जाए दोस्तों। और यकीन मानिए इससे 3 से 4 क्वेश्चन हर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो जब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें वीडियो को देखने के